चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है साबुन एवं अपमार्जक। इट मीन्स सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो शब्द है इसका ये बना है डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट का मतलब होता है टू वाइप क्लीन। टू वाइप क्लीन अर्थात साफ करना। क्या है डिटर्जेंट का मतलब टू वाइप क्लीन, साफ करना। सबसे पुराना अगर कोई डिटर्जेंट है तो वो साबुन है। क्या है? साबुन भी अपने आप में डिटर्जेंट है, सबसे पुराना। ठीक है। और हम जब कभी कोई अपने हाथ धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तो हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। साबुन जो बनता है, साबुन जो बनता है वह उच्च वसा अम्लों का, उच्च वसा अम्लों से बनता है। और इसका जो है किसी क्षार से, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उदासीनीकरण करके जो लवण बनता है उसे हम साबुन कहते हैं। अगर गौर करोगे तो साबुन बनाने की जो क्रिया है वह उदासीनीकरण क्रिया के समान है। उदासीनीकरण क्रिया के समान है, क्योंकि उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन हम जब किसी अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। इन न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन व्हेन वी रिएक्ट एन एसिड with a base, then a salt and water is formed. What is formed? And this salt is neutral. उदासीन होता है, because acid neutralize the base and base neutralize the acid. So the salt is neither acidic nor basic. It becomes neutral. तो इसी क्रिया पर आधारित हमारा साबुन है। साबुन की परिभाषा यही है, उच्च वसा अम्लों के, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को, पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। ठीक है। अब हम सोडियम पोटेशियम क्यों करें? क्योंकि जो क्षार लेते हैं या तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो वो जो लवण बनेगा या तो सोडियम का बनेगा या पोटेशियम का बनेगा। दूसरी बात है कि अब हमने यहाँ लिखा था उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और यह लवण उदासीन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने ले लिया उच्च वसा अम्ल। ये क्या होता है? हायर फैटी एसिड। व्हेन हायर फैटी एसिड न्यूट्रलाइज विद द आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म्स आइदर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड साबुन। दैट इज कॉल्ड सोप। और साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन अर्थात साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। मैं बता दूं आपको, उच्च वसा अम्ल जो होते हैं ये हमारे खाद्य तेल होते हैं। जो तेल हम खाते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ठीक है, उसके बाद तिल का तेल, नारियल का तेल, ये सभी जो तेल होते हैं ये खाद्य तेल या जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं कहते हैं वानस्पतिक तेल। वानस्पतिक तेल अर्थात आवर एडिबल ऑयल एंड वेजिटेटिव ऑयल आर हाई फैटी एसिड। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो कार्बन की चेन या श्रृंखला होती है वो C12 से लेकर C18 तक होती है। अर्थात कार्बन 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 ऐसे लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है। तो नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, ये सभी खाद्य तेल या वानस्पतिक तेल होते हैं जिनमें कार्बन की श्रृंखला कितनी होती है? 12 से लेकर 18 तक होती है। इसलिए इनको उच्च वसा अम्ल कहते हैं। ये वैसे अम्ल नहीं है,
तो हमारे खाद्य तेल है ये उच्च वसा अम्ल है क्योंकि इनमें वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन वसा अम्लों का, ठीक है, अब मैं यहाँ लिख दो वानस्पतिक तेल, वानस्पतिक तेल, इसका उदासीनीकरण कराया था या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और उसके बाद जो ये लवण बनेगा इसका क्रिया करने से वो बनेगा सोडियम लवण या बनेगा पोटेशियम लवण, पोटेशियम लवण बनेगा। लेकिन साथ में जल नहीं बनता क्योंकि वहां बनता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बनता है। अर्थात साबुन बनाने के दौरान कोई भी वनस्पतिक अम्ल ले लो, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड या अपना से उसका उदासीनीकरण कर दो, उनकी क्रिया करा दो, उसको गर्म कर दो, गर्म करने पर दोनों क्रिया कर लेंगे और सोडियम या पोटेशियम लवण बनाएंगे, और उसके अलावा ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी प्राप्त होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पदार्थ है। अब है मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे CH2COOR, CH2COOR और CH2COOR, यह एक उच्च वसा अम्ल है, उच्च वसा अम्ल है। ध्यान रखना है, श्रृंखला बहुत लंबी है, तो ये R है, ये बहुत लंबी श्रृंखला है। इसकी CH3 CH2 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 बहुत लंबी श्रृंखला है, इसलिए इसको हमने छोटा करने के लिए R से दर्शाया है। इस R का मतलब है एल्किल श्रृंखला, इसमें एक और CH3 होगा, बाकी CH2 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 कितना 12 से लेकर 18 के बीच में हो सकता है, इसलिए इसको उच्च हो जाता है। 3 है CH2COR, CHCOR और CH2COR, यह एक उच्च वसा अम्ल है जिसमें R एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इसका जो उदासीनीकरण हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ठीक है, तो जो लवण बनता है, ठीक है, आपको बनाने दो, यहां से लो RCOO, तीनों में RCOO RCOO RCOO, तो ये 3 RCOO, यहां से लो Na, तो ये भी 3 है, ये Na। यही जो सोडियम बनता है, सोडियम साल्ट बनता है, यही साबुन है। इसके अलावा जो बच गया, क्या बच गया, यहाँ बच गया CH2, यहाँ बच गया CH, यहाँ बच गया CH2 और यहाँ बच गया 3 OH, तो ये बन गया प्लस CH2OH, फिर बच गया CHOH और CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल या इसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। ये हो गया साबुन, सोडियम साबुन, और हो गया ग्लिसरॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या काम है, उच्च वसा अम्लों का सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप चाहो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम साबुन बनेगा और दूसरा पदार्थ बनेगा ग्लिसरॉल, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है कि सोडियम से उदासीन करने पर जो साबुन बनते हैं वे थोड़ा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, वह त्वचा या कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अक्सर ये है। लेकिन जो पोटेशियम से बनेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनेंगे, वे थोड़ा मृदु या नरम होते हैं, मृदु या नरम होते हैं। इसलिए शेविंग क्रीम, दाढ़ी बनाने वाली क्रीम जो है, शेविंग क्रीम और शैम्पू बनाने में पोटेशियम साबुन का उपयोग किया जाता है। अर्थात वहां पर KOS लेंगे, पोटेशियम से बने हुए साबुन मृदु या नरम होते हैं और इसलिए इसका उपयोग शेविंग क्रीम या शैम्पू बनाने में किया जाता है, जबकि सोडियम से बने हुए लवण थोड़ा हार्ड या कठोर होते हैं। ठीक है, और ये बाकी नहाने धोने का उपयोग में काम आता है। अब आओ, यदि साबुन को पारदर्शी बनाना हो, कुछ साबुन होते हैं मोती है या पीएस है, ये साबुन पारदर्शी होते हैं, अर्थात इनके आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। If we want to make a transparent soap, so glycerin is also used. ग्लिसरीन का उपयोग है। जिस साबुन में ग्लिसरीन की मात्रा ज्यादा हो वह पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट है, यानी तो soap which has more amount of glycerin is a transparent,
इज ए ट्रांसपेरेंट। तो हमने क्या किया, कुछ वसा अम्लों का सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उदासीनीकरण क्रिया कराई, गर्म किया और साबुन डाल दिया। अब माना मैं एक बर्तन है, साबुन बनाना है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से एक डाल दिया और उसमें पानी डाल दिया, इसको घोल दिया, भूल गया। अब इसमें कोई एक उच्च वसा अम्ल यानी कि खाद्य तेल, सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, अरंडी जो भी डाल दिया और उन दोनों को गर्म कर दिया। अब तेल यानी उच्च वसा अम्ल और वो क्षार दोनों क्रिया करके और साबुन बन जाएगा, साबुन है। लेकिन साबुन को अब अलग कैसे करना है, उसमें ग्लिसरीन भी है, इसलिए जब ये पक जाता है आप क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, इसमें आप डालते हैं नमक का घोल, NaCl का विलयन डालते हैं, NaCl का सॉल्यूशन का डालते हैं, तो नमक जो है वो हल्का, जो साबुन है वो हल्का होता है, ऊपर आ जाता है और नीचे नमक का पानी बसता है। जैसे तेल में पूड़ियाँ तलते हैं तो उसी तरह होता है, ऊपर साबुन आ जाएगा, नीचे फिर उस साबुन में वो सांचों में डाल देते हैं, सांचों में डाल देते हैं और उसमें रंग और गंध मिला देते हैं, तो और उसको 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर साबुन की टिक्की काट देते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ कि साबुन जो है यानी सोप जो है वो सफाई का काम आता है, नहाने में, धोने में, हाथ में धोने में, और आजकल तो बार बार साबुन से हाथ धोना ही पड़ता है क्योंकि कोई कीटाणु या विषाणु न रह जाए। अब प्रश्न है कि साबुन सफाई कार्य में तो ठीक है, लेकिन यह केवल मृदु जल या सॉफ्ट वाटर में काम करता है, यह मृदु जल में झाग देता है, सफाई करता है, परंतु जैसे ही कठोर जल आ जाएगा, कठोर जल आ जाएगा वह कार्य नहीं करता, अर्थात झाग देता, सफाई नहीं करता। इसका मतलब जो जल या पानी है तो दो तरह का होता है, एक मृदु जल और एक कठोर जल। मृदु जल का मतलब जिसमें लवण घुले हुए न हो, लवणों के घुलने से उसमें कठोरता आती है, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब। और जिस जल में कठोर जल होता है उसमें साबुन कार्य नहीं करता। तो एक समस्या आ गई कि हमने सफाई के लिए साबुन बनाया, लेकिन साबुन जो है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि साबुन माना ये साबुन है, इस साबुन में सोडियम या पोटेशियम होता है, और जो कठोर जल है उस कठोर जल में या तो कैल्शियम होता है और या फिर मैग्नीशियम होता है। जब साबुन को हम पानी में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, झाग होते हैं, तो साबुन से सोडियम या पोटेशियम आयन जल में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं? जल में, और जल में से कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में आ जाते हैं। अर्थात अब कैल्शियम और मैग्नीशियम का साबुन बन गया जो कि जल में घुलता नहीं है, चिकना झाग पदार्थ बनाता है और वो अवक्षेपित हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। साबुन की टिक्की भी घिस गई, ठीक है, और सफाई भी नहीं हुआ, ना कपड़ा साफ हुआ ना शरीर साफ हुआ। फिर से बता रहा हूँ मैं, साबुन मृदु जल में तो झाग देता है परंतु कठोर जल में झाग देता, अथवा कठोर जल के लिए साबुन उपयोगी नहीं है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, उनके लवण होते हैं, तो घुलते वो आयन मिलाएंगे, और साबुन बना हमारा सोडियम या पोटेशियम से। जब साबुन को पानी में घोलते हैं तो साबुन से ये पोटेशियम और सोडियम जल में आ जाते हैं, और जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में आते हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो साबुन में आ जाते हैं वो साबुन को घुलने या झाग बनाने से रोकते हैं, ना घुलता है ना झाग बनता है, टिक्की घिस जाती है और एक तलछट अवक्षेपित चिकना पदार्थ बनता है, झाग नहीं बनता, और झाग नहीं बनता तो सफाई कार्य नहीं होता। अतः साबुन का उपयोग कठोर जल के लिए नहीं किया जाता। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए एक अन्य पदार्थ का निर्माण किया गया, उसे कहते हैं अपमार्जक। क्या कहते हैं? अपमार्जक या डिटर्जेंट। Dear friends, we know that the soap is used in simple water, but it is not used in hard water. Soft water, where it is, the soap is easily soluble in soft water because there is no salt or no other chemicals present. But soap is not easily soluble in hard water.
because salt water has calcium or magnesium ions. When the soap is dissolved in water, the replacement of ions from soap, sodium and potassium ions released into the water, and from water calcium and magnesium released into the soap. And these salt of calcium and magnesium which are present now in soap are not dissolved in water. They precipitate and do not form foam. So the washing process is not complete. So to remove this problem, to cope up this problem, we use detergent or अपमार्जक. इसका प्रयोग करते हैं, अपमार्जक का प्रयोग करते हैं. और अपमार्जक जो है यह साबुन की तरह कार्य करता है, परंतु यह मृदु यानी मीठे पानी और कठोर पानी, सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में ही आसानी से झाग देता है और घुल जाता है. क्या कहा हमने? क्योंकि साबुन मृदु में घुलता है, कठोर जल में नहीं घुलता, झाग नहीं बनाता, सफाई नहीं. इसलिए अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, वह मृदु जल और कठोर जल दोनों में आसानी से घुल जाता है, झाग देता है और सफाई कार्य कर देता है. अब अपमार्जक होते क्या है? अपमार्जक जो हम यूज करते हैं वे होते हैं यहाँ पे सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट अर्थात RSO3Na और या फिर सोडियम एल्किल बेंजोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, या तो सोडियम एल्किल सल्फेट वाला और या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट वाले होते हैं, अर्थात RC6H5SO3Na ये वाले होते हैं. या तो वो सल्फेट होंगे या फिर वो सल्फोनेट होंगे. क्या होंगे? सल्फोनेट होंगे. तो इन दोनों का प्रयोग करते हैं. और इनके कारण क्या है कि इनमें से जब हम किसी अपमार्जक या डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो पानी अगर सॉफ्ट है तो आसानी से घुल जाएगा, और यदि पानी हार्ड है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है और डिटर्जेंट में घोलेंगे तो डिटर्जेंट में से भी क्या होगा? ये आयनों का आदान प्रदान होगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम या एल्किल आएंगे उसमें से और इसमें से जाएंगे उसमें अपमार्जन, यानी कि उस डिटर्जेंट में से सोडियम आयन जो है वो साबुन में जाएंगे और साबुन में से कैल्शियम मिल जाएंगे. लेकिन ये कैल्शियम में से अपमार्जन में जाएंगे तो वो उनके सल्फोनेट बनाता है. ध्यान सुना, कैल्शियम का सल्फोनेट, मैग्नीशियम का सल्फोनेट, और ये सल्फोनेट आसानी से जल में घुलता है, आसानी से जल में घुल जाता है और झाग बनाता है, सफाई कार्य हो जाता है. फिर से कह दूं, अपमार्जक साबुन की तरह कार्य करता है क्योंकि यह मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में भी झाग आसानी से देता है. ठीक है, इसलिए इसको साबुन रहित साबुन कहते हैं. साबुन नहीं है परंतु साबुन की तरह कार्य करता है. सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन कहते हैं, सोपलेस सोप कहते हैं. ठीक है, अब अक्सर हम जो अपमार्जक यूज करते हैं वह सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, RSO3Na या RC6H5SO3Na. जब अपमार्जक को कठोर पानी में घोला जाता है तो वहां भी आयनों का आदान प्रदान है. कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अपमार्जक में जाते हैं तो उनके सल्फोनेट बनाता है, चाहे वो मैग्नीशियम का हो चाहे कैल्शियम हो, और ये सल्फोनेट आसानी से जल में घुल जाते हैं, झाग बनता है. ठीक है, इससे सफाई कार्य हो जाता है. अब है समस्या, ये दिक्कत ये इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपमार्जक में सफाई कार्य तो हो गया, परंतु जब ये हमारे बाथरूम से निकलकर सीवर लाइन में जाता है, गटर की लाइन में जाता है, नहर में कसा जाता है, तो ये अपमार्जक अपघटित नहीं होता. इसको बैक्टीरिया या जीवाणु डिग्रेडेड. द वाटर ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट which flows through the sewage
those bacteria present in sewage cannot degrade this detergent. So after some time it recycled through our potable water. और ये कहीं ना कहीं अगर लीकेज होता है तो हमारे पीने योग्य जल में आ जाता है, जिससे वो हमको नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो अपमार्जक उपयोग हमने किया था वो नदी नालों से बहते हुए और उसमें जीवाणु अवघटित नहीं कर पाते, वो तोड़ नहीं पाते हैं और वो हमारे पेयजल में मिल जाता है, फिर हमारे शरीर को घटक पड़ जाता है। इसलिए कारण एक अपमार्जक होता है तो लंबी श्रृंखला होती है, लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है, ये तो अब होता है। लेकिन छोटी श्रृंखला वाले और शाखित श्रृंखला, इसमें श्रृंखला या तो यानी द शॉर्ट चेन डिटर्जेंट विथ ब्रांच्ड चेन, these are not decomposed or degraded by the bacteria। छोटी श्रृंखला हो और उसमें भी शाखित हो तो ऐसे अपमार्जक को जीवाणु या बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते और ये रिसाइकिल होकर कहीं ना कहीं नदी में या पानी तालाब के पानी में आकर उन्हें हमको प्रभावित करता है। इसलिए इसके स्थान पर लंबी श्रृंखला और जिसमें शाखाएं कम हो, यानी लॉन्ग चेन डिटर्जेंट विथ लेस ब्रांच आर मच यूजफुल देन शॉर्ट चेन एंड मच ब्रांच। So we should use long chain and less branched detergent rather than short chain and much branch। यानी कि लंबी श्रृंखला और कम शाखा वाले अपमार्जक को अपनाना चाहिए बजाय छोटी श्रृंखला और अधिक शाखा वाले को, क्योंकि इसको जीवाणु आसानी से तोड़ नहीं पाते, लंबे श्रृंखला वाले को तोड़ लेते हैं। अब है साबुन अपमार्जक की गुणवत्ता, क्वालिटी। अपमार्जक की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और क्षमता यानी कि कैपेसिटी। अपमार्जक की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ और पदार्थ भी मिला देते हैं। टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड कैपेसिटी वी आल्सो मिक्स सम अदर कंपाउंड्स इन द डिटर्जेंट सच एज परऑक्सीबोरेट, सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, परऑक्सीबोरेट। किसी से चमक पैदा होती है, किसी से मात्रा बढ़ती है, ठीक है, कहते हैं ना 2 चम्मच डालो चक्कर धो देगा, 2-4 चम्मच डालो कपड़े और चीज भी धो देगा। कहने मतलब है कि उसमें उसकी गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ चमकदार पदार्थ, जैसे एक सोडियम कार्बोनेट और दूसरा परऑक्सीबोरेट, कोई चमक लाता है, कोई गुणवत्ता बढ़ाता है, ठीक है, ये पदार्थ भी मिला देते हैं। अब आ जाओ कि साबुन और अपमार्जक सफाई कार्य कैसे करते हैं। साबुन एवं अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया, ठीक है, क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट कैसे कार्य करते हैं। आपको पता है साबुन हो या अपमार्जक जो झाग बनाता है, उस झाग में एक विशेष संरचना होती है, उसे कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं उसको? मिसेल कहते हैं, मिसेल कहते हैं। मैं एक उदाहरण, सोडियम स्टीरेट एक साबुन है, सोडियम स्टीरेट एक साबुन है जिसका यहाँ पर C15, C17, H35 COOND, ये है सोडियम स्टीरेट। ध्यान रखना कार्बन के 17 है, 1 2 3 ऐसे करके 17 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन इसमें 3 2 करके, तो हाइड्रोजन हमेशा दोगुने से एक अधिक होगा। 17 कार्बन होंगे तो हर एक पर 2 2, 17 34 और एक एक्स्ट्रा 35, C17 और ऐसे आप लिख के देखना, CH3 2 2 2 ऐसे, तो आप पाएंगे कि तब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन की संख्या उसके दोगुने से एक अधिक होगी। तो C17 H35 COON एक साबुन है, जिसमें से ये उसका आयनिक ध्रुव है और ये उसका पूंछ है। एक है इसका पोलर हेड, ध्रुवीय सिरा, और ये है उसके हाइड्रोकार्बन पूंछ, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि साबुन और अपमार्जक जब हम जल में घोलते हैं
इसको बार बार लिखने के बजाय इसे हम आर भी लिख सकते हैं। तो हमने पहले लिखा था आर, CH2COR, CHCOR, CHOR, वो यही आर है। तो इतना लंबा लिखने के बजाय उसको हम आर से व्यक्त कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या, RCOONA। इसका मतलब ये ध्रुवीय सिरा है जो क्षार से अन्य से आया है और यह आया किसे, खाद्य वसा तेल से। ठीक है, अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये लंबी श्रृंखला है ये, क्योंकि ये तो धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो आर का मतलब ये लंबी पूंछ है, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ है और ये ध्रुवीय सिरा। प्रत्येक साबुन या अपमार्जक के अणु के दो भाग होते हैं। ये साबुन का एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। इट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सोप और डिटर्जेंट। इट हैज टू पार्ट्स, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो कि इसका टेल अर्थात पूंछ की तरह कार्य करता है। एंड ये होगा इसका पोलर हेड, ध्रुवीय सिरा। प्रत्येक साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, एक होगा लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल पार्ट, एंड नंबर 2 पोलर हेड एंड ध्रुवीय सिरा। जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है यह जल से दूर भागता है, यानी हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, जल विरागी, जल से दूर भागने वाला। और ये जो पोलर हेड है ये है जलदागी अर्थात हाइड्रोफिलिक। ये जल में घुलता है, ये जल से दूर भागता है। अब हम जब साबुन और अपमार्जक को किसी जल में घोलते हैं, ठीक है, तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार होती है कि हाइड्रोकार्बन जो लंबी पूंछ है, तेल भाग है, वह जल के अंदर होता है, मैल की तरह होता है। जल के अंदर मैल या गंदगी की तरह होता है। और जो ध्रुवीय सिरा है वह जल के बाहर की तरह होता है, ठीक है। अधिकांश जो शरीर पर मैल होता है, कपड़े पर मैल होता है, वह मैल जो है या गंदगी जो है, डर्ट, ठीक है, जो डर्ट है वह चिकनाई वाला होता है, यानी कि लुब्रिकेंट होता है, स्लिपरी होता है, तेली होता है, मैल या तेल। ये क्या है, डर्ट पार्टिकल है। अब इस पर हाइड्रोकार्बन पूंछ जो जल से भागता है इसे चिपक जाता है, ये यस ये जो है सोडियम आयन जो उसका सिर है ये इधर की ओर होता है, ठीक है। सोडियम आयन के जस्ट नीचे क्या होगा, CO होगा और ये लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ है और ये बीच में गंदगी या मैल का कण है, जो या तेल का हो सकता है या चिकना होता है। यानी कि साबुन के एक अणु या कई अणु गंदगी या मैल से चिपक जाते हैं, क्योंकि ये गंदगी से होता है और जल से चिपक है, और ये सिरा जल में घुल जाता है। तो जल इस सिरे को अपनी ओर खींचता है, तो साथ साथ ये सिरा भी जाता है और ये सिरा भी जाएगा तो मैल भी खींचता चला जाएगा। ध्यान से सुने, जब हमारे शरीर पर या कपड़ों पर कोई मैल लग रहा है, माना एक कपड़ा है, इस पर एक मैल है और इसको हमने पानी में भिगो के साबुन लगा दिया, तो इस पर क्या है, इस चिकनाई या गंदगी पर इसका पूंछ भाग, हाइड्रोकार्बन पूंछ भाग चिपकता है, ठीक है। जब ये वाला भाग जल में घुलता है तो तेल या गंदगी जो है वो हाइड्रोकार्बन के साथ चिपक जाता है, उसमें घुल जाता है, और जब जो ध्रुवीय सिरा है वो पानी होता है, पानी इसको अपने ओर खींचता है और ये क्या करता है, पूरे पूंछ को अपने ओर खींचता है और पूंछ वाला हिस्सा मैल को अपने ओर खींचता है। तो ये मैल के कई टुकड़े हो जाते हैं और ये संरचना बन जाती है मिसल। क्या बन जाती है, मिसल। प्रत्येक मिसल के केंद्र में तेल या गंदगी जो कि मैल होता है वो होता है, जिससे हाइड्रोकार्बन पूंछ चिपकी होती है, क्योंकि वो उसमें आसानी से घुल जाता है, इससे क्रिया कर लेता है। लेकिन ये पूंछ जल से दूर भागता है और दूसरा भाग जो है वो जल में घुलता है
ठीक है। और जब जल में कपड़े को हम पानी में खंगालते हैं या पानी में डुबोते हैं तो ये भाग जल से बाहर को खींचता है, सांसा पूंछ भाग को खींचता है और पूंछ भाग क्या करेगा, मिश्रण को खींचेगा। तो उस गंदगी के कई टुकड़ों में टूट जाएगा धीरे धीरे। जैसे पहले ये है, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और अंत को क्या होता है कि उस वह बड़ा सा मैल जो है वो कई छोटे होता है और साबुन के जो बाल्टी में या टब में जो है वह ऊपर जो है कई मिसाइल तैरते रहते हैं, कई मिसाइल तैरते रहते हैं। प्रत्येक मिसाइल के केंद्र में गंदगी या मैल या का कण होता है जो चिकनाई वाला होता है और उसके बाहर साबुन कण होते हैं। ये धुलमिश्रा और ये हाइड्रोकार्बन पूंछ, हाइड्रोकार्बन पूंछ मैल में घुलता है और धुलमिश्रा जल में घुलता है। जब जल में घुलता है ये हल्के होते हैं तो जल इस धुलमिश्रा को अपनी ओर खींचता है, सांसान पूंछ भाग खींचता है, पूंछ भाग जो खींचेगा मैल जो खींचेगा। तो कपड़े से या शरीर से मैल क्या होता है, अलग हो जाता है। कई बार देखा होगा आपने, हम कपड़े को एक बार धोते हैं फिर दोबारा खंगालते हैं, तब तक करते हैं जब तक उसमें अभी भी मिसाइल या गंदगी आ रही है, क्योंकि सभी मिसाइल समान रूप से ऋणाविष्ट होते हैं। ये ऋणाविष्ट होता है, ठीक है। तो ये हल्के होते हैं और ये तैरते हैं। एक बार पानी गिरा जाए दोबारा पानी उसमें डालते हैं, फिर गिराया। कभी कभी जो कुछ मोटे कपड़े होते हैं या जिद्दी मैल कहते हैं, कुछ दाग होते हैं हल्दी के या किसी और चीज के तेल के, वो नहीं आते। ऐसे में हम क्या है उसको पटकते हैं, धोबी भी पटकता है कपड़े पर, या फिर हम उसको किसी डंडे से पीटते हैं जो कपड़े के छिद्रों के बीच में बचा हुआ मैल बाहर आता है। यानी जितने अधिक मिसाइल मिलेंगे उतना अधिक गंदगी निकलेगी शरीर से या कपड़े से। बिना मिसाइल के सफाई क्रिया नहीं होती है। तो कहने का मतलब है साबुन एवं अपमार्जक मिसाइल का निर्माण करता है और जितने अधिक मिसाइल बनेंगे इसका मतलब वह मैल कण छोटे छोटे मिसाइल में टूट रहा है जिसके केंद्र में गंदगी या मैल है और चारों तरफ साबुन के अणुओं को बाहर खींचते हैं और ये कण जो है जल में हल्के होते हैं, खिंच जाते हैं। तो जितनी बार आप कपड़े को खंगालेंगे, एक बार, दो बार, 3 बार, लास्ट में देखा दिया पानी साफ आ रहा है, इसका मतलब सारा मैल उतर गया है, शरीर और कपड़ा साफ हो चुका है, ठीक है। इस तरह से साबुन और मलम। मेरे हिसाब से आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। 5वां चैप्टर हमने आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है इस 1 महीने के दौरान। चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिक वाला था, ये 4 नंबर का था। चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा और रक्त समूह वाला था, ये 3 नंबर का था और ये भी या तो 3 का या 4 नंबर का है। कुल मिला के 4, 3, 7 और 3, 10 या 11 नंबर का भी आपको बता दिया है। इन 3 चैप्टर को आप इन छुट्टियों के दौरान कंटिन्यू दोहराते रहें, वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, नोट्स बनाइए, पुराने छात्रों से किताब लीजिए, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे हिंदी में हो। और कोई समस्या हो तो आपकी समस्या को हम बाद में फिर से कर रहे, लेकिन पूरा पार्ट नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा दिया है। हाँ, पर्टिकुलर कोई समस्या है, किसी ने कह दिया हमें एंटीजन नहीं आया, किसी ने कह दिया हमें कोई रिएक्शन नहीं आई, किसी ने हमें एसिड दिया, किसी ने कुछ और दे दिया, लेकिन ये नहीं संपूर्ण पढ़ लीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कंटिन्यू वीडियोज देखते रहें, उसको पढ़ें 1 बार 2 बार, फिर नोट्स बनाएं, ठीक है। बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतने।